हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। सो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम अबाउट क्या होता है सॉलिबिलिटी, क्या होता है हेनरीज लॉ, कैसे सॉलिबिलिटी चेंज करती है टेम्परेचर, प्रेशर या तो नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट को चेंज करके। ठीक है, सो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने बात किया था सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड की और सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड की। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो ये भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिन फैक्टर्स पे हमारा बाकी दोनों सॉलिड और गैसेस इन अ लिक्विड पे डिपेंड कर रहे थे। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है। यानी कौन सा लिक्विड हम मिला रहे हैं किस लिक्विड में, वो रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगेन वहाँ पे क्या आता है, नेचर। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम लोग लास्ट टाइम क्या था, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी अगर हम लोग एक तरफ तेल को पानी में मिला रहे हैं और एक तरफ हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मिला रहे हैं, दोनों लिक्विड है। ठीक है, तेल भी लिक्विड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिक्विड है, मगर डिजॉल्व कौन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो पोलर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है, H+Cl- और H2 में भी होता है H2+O-, तो इसमें डिजॉल्व हो जाता है। भाई हम बात करें ऑयल की तो C24 से C26 तक होता है, एंड H लगभग लगभग होता है 24, 48, 50 या 49 के आसपास। ठीक है ऐसे कुछ होता है। तो ये इसमें डिजोल्व नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं होती, पोलर पोलर में डिजोल्व होती है। यानी इसका मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, जैसा जो पोलर है वो पोलर को डिजोल्व करेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है सेकंड फैक्टर पे, टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है जो सॉलिड में था, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर गर्म पानी में हम HCl मिलाएंगे और ठंडे पानी में HCl मिलाएंगे तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इजीली डिसॉल्वेबल होगा गर्म पानी में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉलिबिलिटी बढ़ती है। तो मगर यहाँ पे ये दोनों फैक्टर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, और इसमें कुछ नया नहीं है। मेन जो फर्क आता है वो आता है प्रेशर में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो ये ऑब्जर्व हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी जो होती है लिक्विड लिक्विड में, उसमें कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, प्रेशर से देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। ठीक है, मगर यहाँ पे एक चीज देखने को मिली। ठीक है, राउल्स ने एक चीज ऑब्जर्व किया, जिसके बाद हम लोग आते हैं राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ पे उन्होंने देखा कि जब हम दो लिक्विड को मिला रहे हैं जो कि कैसे हैं, वोलाटाइल है। अगर हमने वोलाटाइल लिक्विड को मिलाया दो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वोलेटाइल लिक्विड होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो क्या होगा, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो उनका वो लोग वेपर बन जाते हैं। ठीक है, वो लोग बन जाते हैं वेपर्स में, है ना। और वेपर्स क्या करता है, वेपर प्रेशर लगाता है। ठीक है, वेपर फर्दर वेपर प्रेशर लगाता है। ठीक है, उसको समझते हैं। चलो पहले हम देखते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है। व्हाट इज वोलेटाइल लिक्विड? वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होता है, दोज liquids that can be changed into vapor easily on supplying heat। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट दे रहे हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जैसे अगर एग्जांपल दे वेपर वोलेटाइल लिक्विड्स का, तो देखो हम बता रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया पानी। पानी को गर्म करते हो आप तो भाप बन जाता है, यानी पानी वेपर्स में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें, लेट से हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, C2H5OH, इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये भाप बन जाता है। हम बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल भी अगेन भाप बन जाता है। ये सब क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल कौन सा है, जैसे मरकरी है, मरकरी को आप गर्म करो वो भाप नहीं बनता, वो लिक्विड ही रहता है, तो क्या है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। एंड सो ऑन, इस तरह नॉन वोलेटाइल लिक्विड भी होते हैं। यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड प्रेशर लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेशर एग्जिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। देखो जैसे यही वाला केस ले रहे हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड क्या हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, जब इसमें हमने हीट दिया तो क्या हो गया, वेपर में चेंज हो गया। ठीक है, इसको जब हमने हीट दिया तो क्या हो गया, वेपर में चेंज हो गया। देखो यहाँ पे हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं एंड ये वेपर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये वेपर बन गया। अभी वेपर क्या है, इजीली स्केप कर सकता है, यानी ये बाहर निकल सकता है। ठीक है, तब कोई प्रेशर नहीं लगेगा। मगर मान लो इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया है,
तो ये वेपर्स कलेक्ट होते रहेगा, है ना, और ये प्रेशर लगाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि जब लिक्विड होता है तो लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, ठीक है, तो वो लोग कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मगर वहीं पर इसको हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उनके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, है ना, तो उनको एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, उतने अमाउंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स कंपेयर में उतने अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकल को ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, तो ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा तो इतना वॉल्यूम सफिशिएंट है नहीं इनके लिए, तो क्या करते हैं वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं, अपने को एक्सपेंड करने के चक्कर में प्रेशर लगाते हैं वॉल पे, ठीक है, वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल के तो आपके घर में प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में जब तक हम हीट सप्लाई नहीं करते तो वो लिक्विड ही रहता है, अगर पानी हमने गर्म करने के लिए रखा है प्रेशर कुकर में तो वो हीट ही रहता है, मगर जैसे ही हम प्रेशर नीचे से हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने से क्या होता है वो लोग वेपर बन जाते हैं, वेपर बन जाने के देखो जो ऊपर जो सीटी लगी होती है कुकर की वो उठने लगती है, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और प्रेशर किधर से निकलता है? नोजल से, और देखो प्रेशर ऐसे निकलता है सीटी से, है ना, सीटी को ऊपर पुश कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, गैस जो है वो प्रेशर लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जब हम उसको हीट सप्लाई करते हैं तो क्या करता है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर लगाता है। अब वो प्रेशर चारों तरफ लगाएगा, इसका मतलब लिक्विड की सरफेस में भी लगाएगा, है ना, लिक्विड की सरफेस में लगाएगा, तो जब हम हीट देते हैं और जो वाटर है या लिक्विड है वोलेटाइल लिक्विड वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और वेपर्स में जो प्रेशर लगाने लगता है लिक्विड की टॉप सरफेस पे उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो क्या होता है, द प्रेशर exerted by the vapors that is formed from volatile liquid on application of heat exerts the pressure on top surface of liquid is called vapor pressure। तो देखो the pressure exerted by the vapors that is formed from volatile liquid on application of heat exert the pressure on the top surface of the liquid। तो ये वेपर जो लिक्विड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? वेपर्स में। कब हो जाते हैं? ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं, जब हम हीट देंगे और ये वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। कौन सा लिक्विड? वोलेटाइल लिक्विड। क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? ये ऐसे लिक्विड होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। अब मान लो कोई ऐसा लिक्विड रखा है जैसे मरकरी, उसको गर्म करोगे तो वो वेपर थोड़ा बनेगा, तो वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर लगाएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहे कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स जो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में और वेपर्स प्रेशर लगाता है, यानी जो टॉप सरफेस पे लिक्विड की प्रेशर लगाता है, वो खाली टॉप पे नहीं लगाएगा, वो हर जगह लगाएगा, मगर हम सिर्फ कंसिडर करें टॉप सरफेस को। तो जो टॉप सरफेस पे लिक्विड की प्रेशर लगाता है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब चाहिए देखो राउल्ट लॉ डिस्कस करते हैं, चाहिए तो नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे राउल्ट लॉ की। तो अभी आपने देखा कि जब हम अगर लिक्विड को वोलेटाइल लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं वो प्रेशर लगाते हैं टॉप सरफेस पे। वो प्रेशर कितना होता है? तो ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें लिक्विड है ना, लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर्स में और वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर कितना होगा? तो राउल्ट लॉ बोलता है फॉर अ लिक्विड फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 volatile liquid the vapor pressure exerted by, या हम इससे द पार्शियल, चलो ठीक है, द वेपर प्रेशर exerted by that component of liquid is directly proportional to mole fraction of that component। तो यहाँ पे बात आती है, राउल्ट्स ने अपने लॉ में बताया कि जो प्रेशर लगाएगा, जैसे यहाँ पे दो गैसेस हैं, ठीक है, दो लिक्विड है, लेट्स से एक लिक्विड 1 है एक लिक्विड 2 है, दोनों वेपर में कन्वर्ट हुए और दोनों प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है किसी वजह से लग रहा है? कंपोनेंट 1 की वजह से और कंपोनेंट 2 की वजह से। तो हम बोले सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 कितना प्रेशर लगा रहे हैं। अगर हम बात करें दोनों कंपोनेंट प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों गैस में कन्वर्ट होंगे, दोनों अपना अपना प्रेशर लगाएंगे, तो टोटल प्रेशर जो लगेगा वो दोनों की वजह से लगेगा। जो टोटल प्रेशर लगेगा वो लगेगा P1 प्लस P2, दोनों लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ बात करें हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर 1, जो 1 गैस है वो कितना प्रेशर लगा रही है, जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन जो 1 का है। ठीक है, ये राउल्ट लॉ बताया, राउल्ट ने अपने लॉ में बताया
कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का वो किसी प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर। जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाता है, यहाँ पे आएगा P1 नॉट K1, तो ये बन गया राउल्ट लॉ। अब यहाँ P1 नॉट क्या है? P1 नॉट है प्योर या वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। तो लेट्स यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन बन रहा है वो किसी वजह से बन रहा है, 1 और 2 दोनों मिक्सचर है। अगर हम एक और अलग से ले लें, 1 को हमने सिर्फ 1 अलग कर लिया, ठीक है, और उसको हमने क्लोज कंटेनर में हीट सप्लाई किया, यहाँ पे इसके पार्टिकल प्रेजेंट ऊपर, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में और वो प्रेशर लगाएंगे। तो अगर हम इन दोनों में केस में बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो 2 सॉल्यूशन है, वो मिक्सचर है 2 लिक्विड का। अब दोनों लिक्विड अपना अपना प्रेशर लगा रहे हैं, मगर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो कौन लगा रहे हैं? 1। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे P1 नॉट। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर है ये क्या है? प्योर प्रेशर है। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? 1, अपनी प्योर फॉर्म में। जो 1 प्रेशर लगा रहे हैं वो अपनी प्योर फॉर्म में, इससे कुछ और मिक्सचर नहीं है। यहाँ पे ये मिक्सचर में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ P1 होगा, यहाँ पे P1 नॉट। तो लिखते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट K1। तो P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कौन से कंपोनेंट? कंपोनेंट 1 इन इट्स प्योर फॉर्म। जब वो अकेला, अगर उसको हम गर्म करके देखेंगे तो कितना प्रेशर लगाएगा एज कंपेयर टू जब वो कहीं सोल्यूशन बना रहे। तो P1 नॉट हो गया। K1 तो पता ही क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। और P1 नॉट, P1 क्या है? ये है आपका पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे जब 2 कंपोनेंट होगा तब कितना प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम बात करें राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कि राउल्ट लॉ कैसे एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, राउल्ट लॉ बोलता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ P1 कितना होता है? P1 नॉट K1, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P1 इज इक्वल टू KH K1, ठीक है। तो हम देखें दोनों पार्शियल प्रेशर किसी पोर्शन है K1 के, ठीक है। दोनों की प्रेशर कितने हैं? चाहे इसकी हम बात करते हैं राउल्ट लॉ की लिक्विड इन लिक्विड में, और हम इसमें बात करते हैं गैस इन अ लिक्विड में। हेनरीज लॉ हम कहाँ अप्लाई करते हैं? जहाँ पे गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड में, ठीक है। तो हम अगर एज्यूम करें फॉर दोस गैस वेयर KH इज इक्वल टू P1 नॉट, उन गैसेस के लिए या उन लिक्विड के लिए जहाँ पे जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो किसी बराबर हो जाए? प्योर वेपर प्रेशर के बराबर। तो देखो दोनों ही क्या हो जाएगा? हेनरीज लॉ भी क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू, देखो P1 नॉट K1, या हम बोलते P1, अगर हम लिखना चाहे P1 टू KH, है ना। राउल्ट लॉ भी और हेनरी लॉ भी कितना हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू KH K1। देखो दोनों लॉ क्या है? एक दूसरे के एकदम 2 कॉपी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा राउल्ट लॉ है वो क्या है? वो एक स्पेशल केस है किसका? हेनरीज लॉ का। मतलब अगर हम देखना चाहें तो राउल्ट लॉ क्या है? राउल्ट लॉ भी एक फॉर्म है हेनरीज लॉ का, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस हमने क्या कर दिया? KH की जगह P1 नॉट यूज कर लिया है। और हम बात करें अगर प्रीवियस क्वेश्चन में, तो राउल्ट लॉ लगभग काफी बार आया है, ठीक है। ये जो आपका है ना राउल्ट लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, इसको पूछा गया था एग्जाम में, बोर्ड 2013 में, और दिल्ली में भी बोर्ड 2011 या 2014 में ऐसे कुछ पूछा गया था, ठीक है। एग्जैक्टली याद नहीं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन काफी बार आया है। और राउल्ट लॉ तो काफी बार ही आया है, ये 2011 में भी आया है, 2013 में भी आया है, दिल्ली बोर्ड में भी कितनी बार आया? 2014 में आया दिल्ली बोर्ड में, दिल्ली में 2014 में आया है शायद से, हाँ 2014 में आया, दिल्ली में 2014 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2011 में भी आया है, 2010 में भी आया है। यानी अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी जगह आपको ये लॉ पूछा गया कि राउल्ट लॉ क्या होता है, या राउल्ट लॉ कैसे एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। सो अब आगे बढ़े से पहले डेल्टन्स लॉ एक बार देख लेते हैं। क्लास 11 में पढ़ा होगा डेल्टन्स लॉ, चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री, क्लास 11, ठीक है। डेल्टन्स लॉ जो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर था उसमें है। डेल्टन्स लॉ ये बोलता है द टोटल प्रेशर ऑन द लिक्विड surface is sum of all the partial pressure exerted by all the components।
सिर्फ ये लॉ ये बोलता है कि मान लो हमारे पास कोई अगर एक बाइनरी सोल्यूशन कंसिडर करें फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन। अब बाइनरी सोल्यूशन आपने पढ़ा है क्या होता है। बाइनरी सोल्यूशन वो होता है जो सोल्यूशन में बनता है दो टाइप ऑफ कंपोनेंट से। तो जैसे यहाँ पे एक सोल्यूशन है जो बना है दो कंपोनेंट से, एक कंपोनेंट 1 है एक कंपोनेंट 2 है। तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर लगेगा है ना लिक्विड के ऊपर, वो कितना होगा, डेल्टा फ्लो के हिसाब से होता है पी टोटल। टोटल प्रेशर जो होगा कितना होगा, P1 प्लस P2। यानी जो प्रेशर गैस 1 लगा रही है, वेपर 1 लगा रहा है जो प्रेशर, और वेपर 2 लगा रहे हैं, तो टोटल प्रेशर लगेगा वो होगा P1 प्लस P2। ठीक है। सो अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के हिसाब से P1 होता है P1 नॉट काई 1 एंड P2 नॉट P2 होता है P2 नॉट काई 2। ये तो अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले है ना। यहाँ से अगर इसको हम इक्वेशन 1 में डाल दें, इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में डाल दें फ्रॉम 1 एंड 2, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा P1। P1 कितना है, P1 नॉट काई 1 प्लस P2 नॉट काई 2। ठीक है, इतना होता है। तो टोटल प्रेशर होगा P1 है P1 नॉट काई 1 और P2 है P2 नॉट काई 2। ये डाल दिया। ठीक है। अब हमको पता है कि देखो जो किसी बाइनरी सोल्यूशन के लिए, किसी बाइनरी सोल्यूशन के लिए तो काई 1 प्लस काई 2 होता है, मोल फ्रैक्शन कितना होता है, हमेशा 1 होता है। यानी जब भी मोल फ्रैक्शन होगा, मान लो अगर कोई एक सोल्यूशन है उसमें अगर 50% जो है मोल फ्रैक्शन किसका है, लेट्स से कंपोनेंट 1 का, तो बचा हुआ 50% किसका होगा, कंपोनेंट 2 का। अगर 60% कंपोनेंट 1 का है, बचा हुआ 40% किसका होगा, कंपोनेंट 2 का। यानी जब भी हम इसको प्लस करेंगे तो 100% बनेगा। यानी दो कंपोनेंट है, एक 90 होगा तो दूसरा कितना होगा 10, एक 40 होगा दूसरा कितना होगा 60, एक 10 होगा दूसरा 90, एक 70 होगा तो दूसरा 30। यानी जो भी सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 100% में से दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 100% को हम लिखते हैं 1, 100% मतलब 100% है ना, कटेगा कितना आएगा 1, 100% मतलब कितना होता है 1, 100 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 1 आएगा। तो ऐसे हम लिखना चाहें तो काई 1 लिखते हैं 1 माइनस काई 2, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि देखो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 नॉट काई 1 कितना है 1 माइनस काई 2 प्लस P2 नॉट काई 2। ठीक है। इसे फर्दर हम लिखना चाहें तो स्टेप देखो P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू काई 2 P1 नॉट काई 2 प्लस P2 नॉट काई 2। तो देखो इन दोनों में क्या है, काई 2 कॉन्स्टेंट है, तो हम बाहर निकालना चाहे तो P1 नॉट माइनस, देखो माइनस अगर काई 2 कॉमन ले लेते या माइनस से काम करते, देखो ये माइनस P1 अंदर कर देते प्लस माइनस P1 नॉट। देखो हमने यहाँ किया, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ। यहाँ पे क्या माइनस P1 नॉट है, यहाँ प्लस P2 है, तो माइनस P1 नॉट प्लस P2 है ना नॉट। इसको हमने कॉमन ले लिया और बाहर काई 2 मतलब काई 2 बाहर कॉमन ले लिया और P1 नॉट माइनस बचा और प्लस, इसको हम रीअरेंज करना चाहते हैं इसलिए P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट काई 2। ये हमारा टोटल प्रेशर का इक्वेशन है। टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट काई 2। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो टोटल प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। अगर हमको किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसी भी बाइनरी सोल्यूशन पे जहाँ पे दो लिक्विड मिलकर बना रहे सोल्यूशन, ठीक है, सो काई 2 दिया है तो हम इजिली प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो हमारा यहाँ से हम कंफ्यूजन निकाल सकते हैं, लिखते हैं फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन total pressure is directly proportional, या total pressure depends on mole fraction of any of one of any two component। तो यहाँ पे ये बोल रहा है फाइनली कि जो टोटल प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करता है, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। तो लिखा फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन टोटल प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ एनी टू कंपोनेंट्स। किसी भी एक कंपोनेंट का अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है तो वहां से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रेशर तो दिया रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी, और कैसे कैसे रिलेट करता है टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, तो इसके लिए इक्वेशन। ठीक है, नोट करना चाहे कर सकते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे ग्राफ की, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है फॉर मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पास ग्राफ है। सो लेट्स से हमारे पास स्टार्टिंग में एक बीकर है या कंटेनर है
जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बने। ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बने, लिक्विड टू कितना है 0, लिक्विड बने हमारे पास लेट्स से काई1 मोल का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन है काई1 और लिक्विड टू 0 है उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको हीट देंगे यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा इनटू वेपर्स में, और वेपर्स में कन्वर्ट होकर क्या करेगा, वेपर प्रेशर लगाएगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर लगा कौन रहा है, जो लिक्विड यहाँ पे है, कौन सा लिक्विड है 1, 2 कितना है 0 है। तो जो प्रेशर लगाएगा, अगर हम बात करें प्रेशर की, तो देखो अकॉर्डिंग टू राउल्स क्या होता है प्रेशर, P1 इक्वल्स टू P1 नॉट काई1, है ना। और यहाँ हम टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा P1 नॉट काई1 प्लस P2 नॉट काई2। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मतलब दूसरा कंपोनेंट तो है ही नहीं, मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0, ये पूरा टर्म कितनी होगी 0, तो टोटल प्रेशर कितना होगा P1 नॉट काई1। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन हमने कितना माना है, लेट्स से 1, स्टार्टिंग में इसका मोल फ्रैक्शन 1 था, से 0 था। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, जहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा P1 नॉट, यानी पूरा का पूरा जो है कंपोनेंट इसमें कौन है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन 1 है। ठीक है, सोल्यूशन 1 है पूरा का पूरा, तो मोल फ्रैक्शन का निकालेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb या N1 अपॉन N1 प्लस N2। क्या देखो Nb कितना है ही नहीं 0 है, तो ये हट जाएगा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मान लो यहाँ पे 1 लिया, ठीक है, N1 अपॉन N1 प्लस N2, यहाँ पे N2 कितना है 0, कोई मोल्स नहीं उसका, तो हट जाएगा, ये कटेगा कितना आएगा 1, यानी मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1। जहाँ पे टोटल प्रेशर किसी से P1 नॉट, यानी जो पहला कंपोनेंट उसी वजह से टोटल प्रेशर मिल रहा है। जब हम बात करें कि इस टाइम काई1 है, हाँ मोल फ्रैक्शन जो है मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, सेम सिर्फ काई1 है, काई2 जो है 0, काई1 जो है 1, यानी मोल फ्रैक्शन जो है काई1 पूरा पूरा है और काई2 जो कितना है 0 1। तो सेम जो प्रेशर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेशर, लास्ट है ना पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जिस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है काई1 है और काई2 0 है। ठीक है, तो सेम कितना प्रेशर आ रहा है, टोटल प्रेशर P1 नॉट, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा P1 नॉट। ठीक है, अब हम बात करें, आपके बाद हमने धीरे धीरे क्या करें, इसमें से कंपोनेंट 1 निकाल रहे हैं और कंपोनेंट 2 की मात्रा बढ़ा रहे हैं, यानी हम इसमें कंपोनेंट 1 एक तरफ से निकाल रहे हैं, एक तरफ कंपोनेंट 2 डाल रहे हैं। तो धीरे 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 करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 2 होगा और कंपोनेंट 1 कितना हो जाएगा 0, कंपोनेंट 1 कितना हो जाएगा 0, सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसका होगा 2 का। तो सेम अगर देखो हम हीट देंगे, उस टाइम अगर हम हीट देंगे, ठीक है, उस टाइम हम हीट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट है, 1 तो खत्म हो एकदम। देखो हमारे पास बीकर है, उसमें हम एक तरफ सॉल्ट डाल रहे हैं, एक तरफ चीनी निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिक्विड की बात हो रही है, तो एक तरफ मान लो हम HCl डाल रहे हैं, ठीक है, एक तरफ HCl डाल रहे हैं, दूसरे से वाटर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब HCl डलते जाएगा वाटर निकलते जाएगा, वाटर निकलते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब पूरा का पूरा HCl बचेगा, वाटर सब निकल चुका होगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, एक तरफ पानी डाल रहे हो तो मिक्स नहीं हो जा रहा है क्या ऐसा। देखो अभी हम लोग सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, बाकी इसको हम आगे देखेंगे कैसा रिलेशन है। ठीक है, अभी मत सोचो कैसे नहीं डालने कैसे निकालने, हम सिर्फ बात करें एक जनरल टर्म में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम अगर 2 कंपोनेंट रहेगा तो उस टाइम कितना होगा टोटल प्रेशर, तो होगा P1 नॉट I1 प्लस P2 नॉट I2। P1 नॉट आपके पास P1 कितना हो गया, कंपोनेंट 1 खत्म हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। P2 नॉट कितना होगा P2 नॉट I2। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो I2 कितना होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 कितना हो गया 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब वो कंपाउंड ही नहीं तो उसका मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, गिवन मास 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल भी 0 हो जाएगा, तो जाएगा N2 अपॉन N2, काटो को कितना आएगा 1, ये कितना हो जाएगा P2 नॉट इंटू 1, यानी P2 नॉट। सारा का सारा प्रेशर किसी से आएगा। एक टाइम ऐसा हुआ कि देखो जब हम लोग धीरे धीरे करें, मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे कम करें, बढ़ा रहे कम करें ना, तो ऐसा कुछ हो रहा है, मोल फ्रैक्शन को हम बढ़ा रहे, कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बीच में मान लो हमने कर दिया काई1 को भी आधा और काई2 को भी आधा। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा हुआ है कि देखो हम काई1 को धीरे धीरे कम करें, काई2 को मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट को बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते इसका मैक्सिमम हो जाएगा काई2 इक्वल टू 1 और काई1 इक्वल टू 0। देखो नोटिस करोगे काई1 पहले 1 था, ये 0 था, फिर 1 के बाद दोनों आधा हो गए, फिर 1 के बाद आधा होने के बाद फिर 0 हो गया, यहाँ देखो ये बढ़ गया। ठीक है, तो इसके बाद जब इस टाइम कितना प्रेशर आ रहा है P2 नॉट। देखो अब प्रेशर दोनों का सेम भी हो सकता है, दोनों का प्रेशर सेम भी हो सकता है, या हो सकता है कि जो प्योर प्रेशर है वो कंपोनेंट को ज़्यादा हो, होने को तो ये भी सकता है ना कि प्योर प्रेशर जो है कंपोनेंट को ज़्यादा हो, P1 नॉट होता है। देखो यहाँ पे P2 नॉट है, टोटल प्रेशर जो है वो P1 नॉट है और P2 नॉट है, तो दोनों में कोई ज़्यादा भी सकता है कम भी सकता है। मान लो हमने बोला P2 नॉट ज़्यादा है, तो सेम वहाँ पे P2 नॉट ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी इतना समझ में आया, जब हम लोग कंपोनेंट 1 रखेंगे तो सारा का सारा जो प्रेशर आ रहा है किसी से आ रहा है, कंपोनेंट 1 की वजह से आ रहा है। जब हमने 2 रखा, कंपोनेंट 1 को खत्म कर दिया, तो सारा का सारा प्रेशर किसी से आ रहा है 2 की वजह से आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉप लाइन को ज्वाइन करें तो ये आएगा हमारा टोटल प्रेशर। देखो स्टार्टिंग में टोटल प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, देखो P1 नॉट धीरे धीरे कम हो रहा है, P1 नॉट धीरे धीरे कम हो रहा है, मोल फ्रैक्शन पहले इसका 1 था, फिर एक टाइम पे देखो कितना हो गया आधा हो गया, फिर एक टाइम पे वो 0 हो गया। यहाँ पे देखो प्रेशर है ना मोल फ्रैक्शन जब हम कम कर मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं दूसरे वाले कंपोनेंट का,
पहले वाले कंपोनेंट का प्रेशर कम हो रहा है और दूसरे वाले कंपोनेंट का प्रेशर, देखो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन पहले वाले कंपोनेंट में बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन दूसरे वाले कंपोनेंट में बढ़ा रहे हैं तो यहाँ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। समझ में कि नहीं? अगर हम देखें यहाँ पे इस तरफ, देखो इस तरफ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है Chi2 का, इस तरफ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है Chi1 का। देखो Chi1 इस तरफ कितना है 0, 0.5 से 1, देखो बढ़ रहा है, और Chi2 देखो इधर 0, 0.5, 1, Chi1 इधर बढ़ रहा है, सॉरी Chi2 इधर बढ़ रहा है। देखो Chi1 अगर हम देखें तो जिस तरफ मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है उस तरफ प्रेशर भी बढ़ रहा है। इधर देखें जिस तरफ मोल फ्रैक्शन 2 का बढ़ रहा है उस तरफ प्रेशर 2 का बढ़ रहा है। टोटल प्रेशर कितनी वजह से होगा? P1 नॉट प्लस P2 नॉट। तो ये ग्राफ है हमारा किसके लिए? मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर किसके लिए? फॉर आइडियल सोल्यूशन। किसी भी आइडियल सोल्यूशन के लिए अगर हमको ग्राफ बनाने को बोलेगा तो वो क्या करता है? राउल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो यही चीज हमको लेके आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आई होप तो ग्राफ समझ में आ गया होगा। देखते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो है राउल्स लॉ के बेसिस में दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, पहला होता है आइडियल सोल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2012, 13, 14 सीबीएसई में आया, दिल्ली में 2011, 13 ऐसे 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? देखो अब हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने दो सोल्यूशन मिलाया। लेट्स से सोल्यूशन है पानी का और इथेनॉल का। ठीक है, जब हमने दो सोल्यूशन मिलाया और जो रिजल्टेड सोल्यूशन बना, ठीक है, वो हो सकता है राउल्स लॉ को फॉलो करे या हो सकता है राउल्स लॉ को फॉलो ना करें। अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राउल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम उसको गर्म करेंगे और वो जो प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर रहेगा वेपर प्रेशर, किसके बराबर होगा? पी टोटल होगा P1 नॉट प्लस P2, सॉरी इसको अगर हम ऐसे लिखें तो प्रेशर जो होगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1 और प्रेशर 2 होगा P2 नॉट Chi2। ठीक है, कितना मोल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, यानी कितना ग्राम, जैसे H2O ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो गिवन मास ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जितना जितना उनका मोल फ्रैक्शन है और उसको अगर हम उसे प्योर फॉर्म से मल्टीप्लाई करें तो दोनों प्रेशर इतने आएगा। ठीक है, एंड फाइनली हम बोल सकते हैं टोटल प्रेशर जो होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा डेल्टन लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो सोल्यूशन है, जैसे मान लो इथेनॉल और पानी को हमने मिला दिया, तो क्या हमने जब चेक किया इसका वेपर प्रेशर तो कुछ वेरी कर रहा था। ठीक है, यानी ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। वहीं पर अगर हमने एक सोल्यूशन मिलाया N हेप्टेन और N हेक्सेन को मिला के, ठीक है, तो ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो हमने देखा कि मतलब कुछ लिक्विड जो हैं जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें जो प्रेशर है वो जो राउल्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया था, राउल्स लॉ ने जो कैलकुलेट किया था उससे अलग है। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ हमने जब निकाला तो गलत आ रहा था, तो जो हम जिस सोल्यूशन पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। सो द सोल्यूशन दैट obeys Raoult's law is called ideal solution। क्या से डेफिनेशन बन गई कि जो राउल्स लॉ को ओबे करती है उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन ही पूछा गया था 2012-14 में, याद होगा। ठीक है, और द सोल्यूशन, ये दो सोल्यूशन दैट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखना चाहें, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ही हो गया, डिफरेंस भी याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि राउल्स लॉ क्या बोलता था? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1, ठीक है, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट Chi2। तो ये फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें नॉन आइडियल सोल्यूशन की तो ये फॉलो नहीं करती। ठीक है, क्या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट Chi2 एंड P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट Chi1। ठीक है, नॉट इक्वल टू P1 नॉट Chi1। तो ये बहुत राउल्स लॉ है। ठीक है, तीसरी की बात करें अगर हम तीसरा डिफरेंस की दोनों में, तो देखो अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इसमें हम आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। लेट्स से हमने मिलाया हेक्सेन या हमने मिलाया बेंजीन और टॉलिन। ठीक है, बेंजीन और टॉलिन। तो हमने देखा कि जब हमने इसको मिलाया तो जितना मतलब इसमें जो हीट रिलीज हो रही है, यानी हीट जो चेंज हो रही है, मतलब पहले इसमें जो हीट था वो था 12 किलो जूल, या हम टेम्परेचर की बात करें या हीट की बात करें, हीट कितना था 12 किलो जूल। तो हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है, मतलब मिला के सोल्यूशन बना दिया और दोनों ने रिएक्शन कर लिया, तो भी हीट कितनी थी? 12 किलो जूल थी। पहले इसका वॉल्यूम था, जैसे मान लो इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, और जब सोल्यूशन बना तो इनका वॉल्यूम भी 2 लीटर था। यानी वॉल्यूम की बात करें या हीट की बात करें, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी जो उनकी होती है, हीट कितना उनके पार्टिकल्स कैरी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई होगा आपने एंथैल्पी,
तो वो क्या रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो जितनी होती है उतनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कि देयर इज नो चेंज इन द इंथैल्पी और वॉल्यूम ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग। जब हम उनको मिक्स कर रहे हैं पहले और मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बन गया, तो बिफोर सोल्यूशन और आफ्टर सोल्यूशन जो उनका वॉल्यूम है और जो उनका इंथैल्पी है वो क्या है, वो सेम रहेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो द इंथैल्पी या द चेंज इन इंथैल्पी, द चेंज इन इंथैल्पी एंड वॉल्यूम इज नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होता। अगर हम चेंज इन इंथैल्पी की बात करें तो ये भी जीरो नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो ये भी जीरो नहीं, यानी चेंज इन इंथैल्पी यानी जो चेंज इन हीट है वो जीरो नहीं है। यानी अगर हम बात करें पहले 12 किलो जूल था, अब 12 किलो जूल है, तो कितना हीट चेंज हो रहा है, जीरो। यानी इसी केस में हमने कहा था जितना इंथैल्पी पहले था उतना इंथैल्पी बाद में था, यानी जितना हीट बॉडी के अंदर पहले था उतना बाद में। मैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मान लो पहले 13 किलो जूल था, अब 12 किलो जूल हो गया, तो ये कितना, ये जीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। यानी जब हम रिएक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगी या तो कुछ ना कुछ हीट ये सोल्यूशन ले लेगा, यानी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होगा। वॉल्यूम बात करें तो पहले मान लो 1 लीटर था, अब हो सकता है 0.9 लीटर हो जाए, है ना, या 1.1 लीटर, मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा जितना हम बता रहे हैं, मतलब बहुत बहुत सिग्निफिकेंटली थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा मगर चेंज होगा स्टिल। तो बोल सकते हैं कि जो आइडियल सोल्यूशन है इसमें चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होती है और चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है जैसे बेंजीन एंड टॉलिन। बेंजीन एंड टॉलिन जो है ये राउट फ्लो को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, इनका सोल्यूशन बनाएंगे, मान लो हेक्सेन और हेप्टेन को मिला के अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो वही क्या होगा, राउट फ्लो फॉलो होगा, ठीक है। आई होप तो ये सब आपको पता होगा। हेक्सेन 6 कार्बन, हेप्टेन 7 कार्बन, ठीक है। बेंजीन वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, टॉलिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें वो एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसकी बात करें नॉन एडिड सोल्यूशन, तो इसमें होता है जैसे वाटर, वाटर के साथ मिला तो आप जैसे भी हमने मिलाया था वाटर एंड इथेनॉल एग्जाम्पल होता है, वाटर एंड इथेनॉल इस एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल होते हैं, अभी समय याद नहीं है तो बस इतने काफी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, इसी बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है बोर्ड में, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 450 mm एंड 700 mmHg। तो यहाँ आपको दिया है P1 नॉट कितना दिया है, 450 mmHg, ठीक है। ये प्रेशर नापने का तरीका है मिलीमीटर ऑफ मर्करी के टर्म में। और P2 नॉट दिया है 700 mmHg, ठीक है। एंड फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, यानी कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर निकालना है, Chi1 और Chi2 निकालना है, ठीक है। एंड दिया है लेकिन इफ टोटल प्रेशर है 600 mmHg, तो टोटल प्रेशर कितना दिया है 600 mm मर्करी, ठीक है। क्वेश्चन 2013 कंपार्टमेंट में आया हुआ था, ठीक है, 2013 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, एग्जाम जो होता है। तो वहाँ पे हमको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं लॉ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2। आई होप से याद होगा फॉर्मूला। तो टोटल प्रेशर देखो कितना दिया है 600 mmHg, तो 600 P1 नॉट 450 mmHg, P1 नॉट 450 mmHg प्लस P2 नॉट 700 माइनस P1 नॉट 450 mmHg, ठीक है। और Chi2 ये है मोल फ्रैक्शन जो हमको निकालना है, ये प्लस में आ जाएगा तो माइनस में, तो 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 700 माइनस 450 यानी 250 Chi2। तो 600 माइनस 450 ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 250 बाई Chi2, ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो Chi2 हो जाएगा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 150 बाई 250, यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 3 15 5 5 25 यानी 3/5, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे 3 5 6 30, तो यानी 0.6 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। और हमें पता है मोल फ्रैक्शन बाइनरी सोल्यूशन के Chi1 प्लस Chi2 कितना होता है 1, तो यहाँ से हम Chi1 निकाल सकते हैं 1 माइनस Chi2, तो 1 माइनस Chi2 कितना है 0.6, तो हो जाएगा 0.4। देखो कंपोजिशन आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो कर सकते हैं आप। तो हमने बात की थी आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होती है जो राउट लॉ फॉलो नहीं करते उनमें भी दो कैटेगरी होती है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन की भी दो कैटेगरी होती है। पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन, जो प्रेशर ज़्यादा दिखाते हैं,
तो वो सोल्यूशन जो प्रेशर ज़्यादा दिखाते हैं। 2 नंबर का आया था दिल्ली में कि व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, दोज सोल्यूशन या दोज नॉन आइडियल सोल्यूशन दैट शोज ग्रेटर या लार्जर प्रेशर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। ठीक है जी, तो राउल्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया है प्रेशर जैसे मानो 10 पास्कल, तो ये 10 से ज़्यादा शो करेंगे, 11, 12, 13, 14 पास्कल। ठीक है, तो इनका डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये जितना हमने प्रेशर को एक्सपेक्ट किया है राउल्स लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से, उससे ज़्यादा इनका प्रेशर आता है। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन की एग्जाम्पल देखें हम, तो पॉजिटिव एग्जाम्पल होता है जैसे वाटर प्लस वाटर एंड इथेनॉल। वाटर एंड इथेनॉल जो है एग्जाम्पल है किसका, पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन का। ठीक है, अब इसमें होता है ऐसा क्यों, देखो तो हमारे पास दो, एक सोल्यूशन बने, एक मान लो एक सोल्यूशन है जिसमें एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। सोल्यूशन दो चीज़ से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मान लो एक सॉल्यूट है ए, सॉल्वेंट है बी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन क्यों होगा, जैसे मान लो इसमें जो पार्टिकल्स हैं ए पार्टिकल हैं और बी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ए बी पार्टिकल्स, यानी जो सॉल्यूट के बीच में कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सॉल्वेंट के बीच में कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि मान लो जब हम हीट देंगे तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो ए की जो फोर्स है और जो बी की फोर्स है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ए बी की फोर्स से। ऐसा क्यों हो गया, देखो समझा रहे किसी भी पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए होता है ऐसा। देखो क्यों होता है, मान लो ए के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बंधे स्ट्रांगली, बी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में बंधे स्ट्रांगली, तो ए और बी वाले के बीच में जो फोर्स है वो कम है। मतलब ए की जो बीच की फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, और बी मॉलिक्यूल जो उनके बीच की फोर्स स्ट्रॉन्गर है। सॉल्यूट के साथ बहुत अच्छे से बंधा हुआ है, सॉल्वेंट के बहुत अच्छे बंधा हुआ है। जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो देखो ए मॉलिक्यूल ऊपर जा सकते हैं, इवापोरेट हो जाएगा, बी मॉलिक्यूल भी क्या होगा, वेपर फेज में चेंज हो जाएगा। मगर यहाँ पे अगर ये मान लो ऐसा होता कि देखो ए और ए इनका वेट कम होगा, मान लो इनके साथ बी बॉन्डेड होता, बी बॉन्डेड होता, इनका वेट इंक्रीज हो जाता, यानी इसको रोकने की कोशिश करता मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, वेपर में कन्वर्ट नहीं होते तो वेपर प्रेशर लगाते नहीं। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ए और बी की मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, तो ये लोग को रोकने वाला जो होता है, रोकने के लिए ये एक दूसरे को रोक नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, ये दोनों इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगेगा, नहीं जितना प्रेशर हम एक्सपेक्ट करें उससे ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप को बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन, यानी जो ए पार्टिकल है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा है, तो इनके बीच वाली फोर्स वीकर है। जैसे ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच की फोर्स वीकर है, सॉल्यूट भी इजीली एस्केप कर जाएगा, सॉल्वेंट भी, यानी इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हम लिख सकते हैं कि दिस इज बिकॉज द फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी यानी ए यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन ए बी फोर्स, है ना, thereby there will be more vapor pressure than expected by राउल्स लॉ। तो इसी वजह से क्या होता है, इनका प्रेशर ज़्यादा होता है, जो राउल्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसी की उल्टी कहानी होती है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, इसमें देखो इसमें क्या होता है नेगेटिव डेविएशन में, इसमें जो ए प्रेशर है और बी का प्रेशर जो है ये कम होता है ए बी के प्रेशर से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ए और बी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, और बी और बी में कम होगा नहीं, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, बन जाते हैं एक साथ। ठीक है, एक साथ टाई अप हो जाते हैं। जैसे मान लो ए और बी अगर बंध गए तो अगर ए मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तो बी इसको रोक लेगा, और जब बी वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा तो ए उसको रोक लेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के पार्टिकल्स की जो वेपर प्रेशर है माने यानी जो टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट है, वो अलग अलग है। तो जैसे मान लो बी बॉयल करके उड़ने की कोशिश करेगा तो ए उसको रोक लेगा, यानी ए बॉयल करके उड़ने की कोशिश करेगा तो बी रोक लेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें वेपर्स कम बनेंगे, ऊपर वेपर्स होंगे कम, जब वेपर्स कम होंगे तो प्रेशर कौन लगाएगा, कोई नहीं लगा पाएगा, इसलिए क्या होता है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव अगर डेविएशन की बात करें, नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं, दो सोल्यूशन दैट shows
नेगेटिव या लेस वेपर प्रेशर देन प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ आर कॉल्ड, उन्हीं को हम बोलते हैं नेगेटिव आइडियल सोल्यूशन, सॉरी नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन या नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन। इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल होता है जैसे वाटर एंड इथेनॉइक एसिड। वाटर एंड इथेनॉइक एसिड जो होते हैं ये इसके अच्छे एग्जांपल्स, ठीक है। वाटर इथेनॉइक एसिड ये शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, दिस इज बिकॉज interaction between AA molecule and BB molecule is less than that of predicted by Raoult's लॉ, ठीक है। राउल्स लॉ जितना प्रेडिक्ट किया था उससे कम होता है इनका डेविएशन। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, वही मोल फ्रैक्शन वाला, तो देखो मोल फ्रैक्शन 1, मोल फ्रैक्शन 2, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और मोल फ्रैक्शन 1 0 है, इसमें मोल फ्रैक्शन 2 0। याद करो बनाया था हमने, तो P1 नॉट जो है, ठीक, ग्राफ बनेगा P1 नॉट, यहाँ पे ग्राफ बनता था P2 नॉट, ठीक है। तो मैं से ग्राफ बना देते, टोटल प्रेशर था, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ। पॉजिटिव डेविएशन यानी जितना प्रेशर हमने राउल्स लॉ से प्रेडिक्ट किया था कि प्रेशर इतना होगा, ये प्रेशर से ज़्यादा शो करते हैं। तो देखो प्रेशर ज़्यादा शो करेंगे, ये प्रेशर ज़्यादा शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रेडिक्ट किया था राउल्स लॉ ने वो प्रेशर डॉटेड लाइन से लिखा है, ठीक है ना। जो डॉटेड लाइन से लिखा है ये क्या है, प्रेशर जो है प्रेडिक्ट किया था राउल्स लॉ ने, ठीक है। तो कैसा है, ऐसा होना चाहिए था, मगर ये देखो इनका ज़्यादा हो रहा है, यानी देखो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए इतना, मगर इसका देखो ज़्यादा हो गया। यहाँ पे इसका प्रेशर इतना होना चाहिए था, इसका ज़्यादा हो गया। यहाँ पे इसका इतना होना चाहिए, यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया। यानी प्रेशर जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में ज़्यादा होता है। और इसी का उल्टा नेगेटिव डेविएशन की बात करें, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में प्रेशर कम होगा। यहाँ पे chi1 जो है मैक्सिमम है, chi2 0 है, यहाँ chi2 मैक्सिमम है, तो chi1 0 है। और ये प्रेशर की बात करिए, ठीक है, प्रेशर पार्शियल, यहाँ पे P1 नॉट, मान लो ये P2 नॉट, ठीक है। तो ग्राफ होना चाहिए था ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, ग्राफ होना चाहिए था ऐसे। मगर ये बनेगा कैसे, ग्राफ बनेगा नेगेटिव डेविएशन, तो यानी कम बनेगा। एक अगर होना चाहिए था ऐसे, तो प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, मगर होगा कैसे, ये ऐसे होगा एंड ये ऐसे होगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करें, देखो जो हमने सोचा था उससे ही कंपेयर में नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इसलिए हमको इनको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसके बाद जो है अगला टर्म बात आती है एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम पूछा गया, व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, ठीक है। सो एजियोट्रॉप्स हम बोलते हैं उन सॉल्यूशन को, दीज आर द सॉल्यूशंस, दीज आर द बाइनरी solutions that contains same molecular या सेम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, सेम कंपोजिशन इन देयर लिक्विड एज वेल एज गैसियस या वेपर फेस, thus they boil at constant temperature। तो देखो होता क्या है कि जब हम बाइनरी मिक्सचर की बात करते हैं, बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एजियोट्रॉप में खासियत होती है कि बाइनरी मिक्सचर होते हैं, यानी दो टाइप ऑफ कंपोनेंट से बनते हैं। तो इनको जब हम बॉईल करते हैं, है ना, तो इनको बॉईल करते हैं, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, दोनों ही एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, दोनों के दोनों ही एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। इनके अंदर खूबी होती है कि दोनों टेम्परेचर, जो दोनों कंपोनेंट है उनका टेम्परेचर सेम है। अगर एग्जांपल है, जैसे पानी है H2O और एक तरफ एल्कोहल है, तो क्या लगता है, या केरोसिन का एग्जांपल ले या तो पेट्रोल का,
तो पेट्रोल जो है ये लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें वाटर की तो 100 डिग्री बॉयल होता है। तो अगर हम इसको 80 डिग्री या 90 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो कौन वेपर बनेगा, सॉरी। तो पेट्रोल वेपर बन जाएगा, यानी कंपोनेंट 2 वेपर बन रहा है, मैं कंपोनेंट 1 नहीं बन रहा। तो क्या ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बॉयल हो रहे हैं? नहीं, इनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो ये एजिट्रॉप नहीं है। तो वहीं अगर हम बात करें ऐसे सॉल्यूशन की जो एक ही टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल कर जाते हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर क्या है? एकदम सेम है, ठीक है। और बॉयल करने के बाद, और खूबी ये है कि अगर इसका कंपोजिशन A2B है तो बॉयल होने के बाद भी क्या बनेंगे? A2B। इनका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब अगर हम बोलना चाहें कि जैसे ये मान लो रेशियो जो होता है कि कितना परसेंटेज है, इनका परसेंटेज यानी कितना परसेंटेज है, ठीक है, या कितना इनका एक स्पेसिफिक रेशियो है वॉल्यूम का आपस में, ठीक है, तो क्या रहेगा? वो भी सेम रहेगा। यानी वेपर फेज में जितना इनका कंपोजिशन रहता है उतना ही इनका कंपोजिशन रहता है लिक्विड फेज में, यानी दोनों जगह में इनका रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। और इस दो तरीके के होते हैं, पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, ठीक है। अब खुद सोचो, जो कम टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, तो कम टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं, तो अगर हम एक तरफ हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप है, एक तरफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप है, ठीक है। तो एक तरफ मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, एक तरफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप है। मान लो दोनों ही एक ही कंपार्टमेंट रखे और दोनों को हम सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को हम सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट जो सप्लाई कर रहे हैं दोनों को सेम अमाउंट कर रहे हैं। तो ये अगर कम टेम्परेचर बॉइल कर रहा है और ये ज़्यादा टेम्परेचर बॉइल कर रहे हैं तो ये ज़्यादा वेपर बन जाएगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे इसका वेपर ज़्यादा होगा, इसका वेपर कम होगा, ठीक है। तो क्या लगता है कौन ज़्यादा प्रेशर लगाएगा? देखो ये कम टेम्परेचर बॉइल हो रहा है तो ये क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप है। ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप। तो क्या लगता है ये मिनिमम कम टेम्परेचर बॉइल कर गया, ये ज़्यादा टेम्परेचर बॉइल कर रहा है, तो इसका वेपर ज़्यादा बन गया, इसका वेपर कम बन रहा है। ये लगता है कौन प्रेशर लगाएगा? ये वाला। तो क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और ये कम प्रेशर लगाएंगे इसलिए नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए था, मगर इसका क्या है? ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, क्योंकि ये मिनिमम टेम्परेचर बॉइल कर रहे हैं, ये मैक्सिमम। तो देखो इसका उल्टा, जो मिनिमम टेम्परेचर बॉइलिंग एजिट्रॉप होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप होते हैं ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों है ऐसी पीछे रीजन समझ में? तो लिख सकते हैं द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स shows positive deviation from Raoult's लॉ, ठीक है। और इसका क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का, इसका भी हम लिख सकते हैं डेफिनेशन इसी ऑर्डर में, द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स shows negative deviation from Raoult's लॉ, ठीक है। राउल्ट लॉ नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम आपको चाहते हैं कि आप एक एग्जांपल याद रखो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। कभी बेंजीन टॉल्यून आ गया, कभी इथेनॉइक एसिड वाटर आ गया, कभी इथेनॉल, मतलब बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो कंफ्यूज होगी, इसलिए इसका भी एग्जांपल वही रहेगा जो हम अभी तक लेते आ रहे हैं, पानी और इथेनॉल। पानी और इथेनॉल जो है ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। आपको एग्जांपल बताइए, ठीक है, तो एग्जांपल वही लेके चलेंगे हम लोग। अगर नेगेटिव की बात करें तो ये होता है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, यानी H2O प्लस HNO3, ठीक है। तो ये नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये था एजियोट्रॉप के बारे में। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के बस हम लोग इतने रखते हैं, एजियोट्रॉप्स और ये सब चीज़, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका जो सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक है पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट जो हम लोग की वीडियो रहेगी वो रहेगी अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगेन 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला वीडियो अगली आएगी। थोड़ा चैप्टर लंबा हो गया, वीडियो तो बड़ी बन गई क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डीप में है, ठीक है, और बेसिक्स बहुत ज़्यादा है इसमें, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ किए हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट ठीक है, आपके फायदे के लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। पुराने क्वेश्चन लेके चल रहे ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिले बोर्ड्स का, ठीक है। तो बस आज पे इतने रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।